सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों की स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसमें जो पहले वाला चार्ट है अभ्यास क्रम में राखेल प्रकरण, वो प्रकरण मतलब स्वाध्याय आप लोगों को तैयार करने रहेंगे जो बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा लेसन हम लोगों का पूरा हो चुका है। छठे लेसन की बात चल रही है। हमने अगले वीडियो के अंतर्गत छठा लेसन चालू किया था। उसके अंतर्गत की अगर बात करूँ तो छठा लेसन है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। उन विरासत के स्थलों के अंतर्गत हमने अजंता, इलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, पटुत्कल, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर जैसे अलग अलग स्थानों का परिचय प्राप्त कर लिया था। अब आगे का जो टॉपिक आप लोगों को इस लेसन के अंतर्गत पढ़ना है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के अंतर्गत अलग अलग जानकारी हमने ले ली थी। उसके अंतर्गत अब है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत 5 से 6 मुद्दे आप लोगों को बनाने। एक, कहां पर आया हुआ है कि कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर स्थापित है। दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ। दूसरा मुद्दा, 12वीं सदी में इसका निर्माण कार्य हुआ। तीसरा, इसका निर्माण कार्य किसने चालू करवाया, तो गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया। 3 मुद्दे हो गए। चौथा मुद्दा, इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर जितनी इसकी ऊंचाई है और उसके भूतल का घेरा मतलब उसका व्यास, नीचे का जो भाग है वो 13.75 मीटर है। जैसे जैसे ये ऊंचाई पे जाता है वैसे वैसे उसका व्यास घटकर 2.75 मीटर जितना हो जाता है। पांचवा मुद्दा, कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है और इसका उपयोग कुरान की आयतें तराशी गई है। और इसकी खास विशेषता जो है उसकी बात करूं तो कुतुब मीनार भारत में लाल पत्थरों से बनी हुई सबसे बड़ी ऊंची इमारत या मीनार माना जाता है। उसके बाद का आगे का क्रम है हम्पी। हम्पी के बारे में भी आप लोगों को 5 मुद्दे बनाने रहेंगे। एक, हम्पी क्या है, ये तो कहाँ पर आई, तो कि हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तहसील के अंतर्गत है। मतलब इन शॉर्ट हम्पी कर्नाटक राज्य के अंतर्गत बेल्लारी जिले के अंतर्गत आई हुई है। दूसरा, क्या था हम्पी, तो कि हम्पी विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी है। तीसरा, कि भाई खासकर उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य की जो स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। मतलब तीसरा मुद्दा आपको लिखना, पहला हम्पी कर्नाटक में आया, दूसरा विजयनगर की राजधानी, तीसरा इसका निर्माण कार्य किसने करवाया, तो कृष्णदेवराय प्रथम के समय में स्थापत्य शैली का सबसे अधिक विकास हुआ ऐसा माना जाता है।
विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता ये थी कि विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। क्या क्या यहाँ पर बनाया गया, तो कि देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी आदि की सुंदर कलात्मक आकृतियाँ इसके ऊपर बनाई गई है। हम्पी नगर के कृष्णदेव राय के समय में विठल मंदिर, हजारा मंदिर का भी निर्माण हुआ और अन्य मंदिरों के अंतर्गत विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर और अच्युतम राय जैसे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी हम्पी के अंतर्गत बनाए गए। इस प्रकार 5 एक मुद्दे आप लोगों को बनाने रहते हैं इसके अंतर्गत। उसी क्रम के अंतर्गत हुमायूं का मकबरा, उसमें भी 4 एक मुद्दे आप लोग बना सकते हैं। पहला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आया हुआ है। दूसरा, यह मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। MCQ पूछे तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा कि मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण कौन है, तो हुमायूं का मकबरा। मतलब 2 मुद्दे आप लोगों के बनेंगे। आगे, हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी इसको किसने बनाया, तो कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। 3 मुद्दे, पहला दिल्ली में आया, दूसरा मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है और तीसरा इसका निर्माण उसकी पत्नी ने हमीदा बेगम ने करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ। चौथा मुद्दा, इसका निर्माण ईरानी शैली में हुआ और इसकी विशेषता कि यह लाल पत्थरों के साथ सफ़ेद पत्थर का भी इसमें कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है। उसी क्रम में आप लोग जाओ तो आगरा का किला, उसमें भी सेम इसी तरह आप लोगों के मुद्दे बनेंगे कि आगरा का किला कहाँ पर आया, तो कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ये किला आया हुआ है, इसलिए इसको लाल किला भी कहते हैं। दूसरा मुद्दा, वो लाल किला जो आप दिल्ली में आए वो अलग, ये आगरा का लाल किला जो आगरा शहर के अंतर्गत आया हुआ है। दूसरा, इस किले का निर्माण कार्य किसने करवाया, तो कि अकबर ने। दूसरा मुद्दा, कि आगरे का किला का निर्माण अकबर ने करवाया। तीसरा, इसका निर्माण कार्य का समय क्या था, कि 1565 ईस्वी सन के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया। इसकी विशेषता कि आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव। यह तो शैली पहला उत्तर प्रदेश में आया, लाल किले के नाम से जाना जाता है, अकबर ने बनवाया। 1565 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार आगे उसमें लिखते हो तो भाई इसकी विशेषता कि इस किले की दीवार 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा मतलब नीचे का जो भाग है वो 1.5 मील जितना है। उसके निर्माण में संपूर्ण लाल पत्थरों का कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है कि इस दीवार में कहीं पर भी दरारें नहीं दिखती। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने किले के अंदर अलग अलग जहांगीर महल, गुजराती और बंगाली शैली के अंतर्गत तैयार, इसके अलावा शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम समय को भी यहाँ पर बिताया था, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार इसके अंतर्गत कहाँ पर आया, इसका निर्माण किसने करवाया, कब किया, कितना ऊंचा है, क्या उसकी विशेषता है, अंदर क्या क्या बनाया है वगैरह मुद्दे की जानकारी आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखनी है। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है वो ताजमहल। ताजमहल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को जिस प्रकार के मुद्दे आप आगे बना रहे हो उसी प्रकार के मुद्दों को आप लोगों को बनाना है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल आया हुआ है। दूसरा मुद्दा, ये विश्व की 7 अजायबी में से एक है। जो विश्व के 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा आगरा में स्थित ताजमहल माना जाता है। आगे तीसरा, इसका निर्माण कार्य मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था। चौथा मुद्दा, तो अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में इनको बनाया था, इसलिए इस महल को मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्नी की मृत्यु 1630 में मुमताज़ की मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के पश्चात 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य चालू हुआ। मतलब आपका मुद्दा तो कब मृत्यु हुई कोई मायने नहीं रखता। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 और मेन मुद्दा अब आ रहा कि इसको बनाने में 22 वर्ष लगे, अर्थात ये 1653
में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो आपके 5-6 मुद्दे हो गए। शाहजहाँ ने ताजमहल निर्माण में भारत के कुशल शिल्पकारों के अलावा मतलब शैली ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपियन मतलब कहाँ कहाँ से कारीगर आए थे, तो कि भारत के कारीगर तो थे ही थे, साथ ही ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपी कारीगर या शिल्पकार ने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज़ महल का जगत भर में नाम अमर हो। और यह संपूर्ण इमारत से दक्षिण की ओर आयताकार मतलब इसका आकार कैसा है, तो कि आयत आकार की ये इमारत मानी जाती है। और बीच में मध्य में मुमताज़ की कब्र भी बनी है। आगे का मुद्दा, इसके चारों ओर खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली भी बनाई गई है। उसकी मेहराब का मतलब होता है दीवालें, तो उसकी दीवार पर अंदर के भाग में सुंदर सी एक पंक्ति लिखी है कि स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत है। पंक्ति को पूरा कर लीजिएगा। स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है ताजमहल, ऐसा लोग मानते हैं। और ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों को भारत की ओर आकर्षित करके आकर्षण का केंद्र भी बना है। 10 मुद्दे इसके अंतर्गत आप लोगों को बनाने के प्रयत्न करने हैं। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने इस वीडियो को जो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539 पर आप संपर्क करके मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हो, वीडियो से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अंत तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।